आज हम लेके आए हैं आरबीएससी की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर नर मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सो आपको पता है कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन संरचना क्या होती है, पुष्प या फ्लावर। सो इसमें जितनी भी लैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं वो सारी कहाँ होती हैं, पुष्प में। इसीलिए पुष्प को लैंगिक जनन संरचना कहा जाता है। ओके, हम अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें, आकारिकी दृष्टि से देखें तो पुष्प के लिए दो बातें कही जाती हैं। पहली बात, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, एक मॉडिफाइड शूट है, और दूसरी बात कि पुष्प एक बीजाणु पर्णधारी प्ररोह है। बीजाणु पर्णधारी प्ररोह, इट मींस स्पोरोफिल बियरिंग शूट। सो रूपांतरित प्ररोह का क्या मतलब होता है? पुष्प वृंत के शीर्ष, आप जानते हैं कि पुष्प वृंत का, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पुष्प वृंत का शीर्ष क्या कहलाता है, पुष्पासन, और इसी पुष्पासन से क्या निकलते हैं, पुष्प के पुष्प अंग या पुष्प पत्र निकलते हैं। तो पुष्प वृंत के शीर्ष पर्व व पर्व संधियां अत्यंत सहत रूप में होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह एक मॉडिफाइड प्ररोह है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि प्ररोह क्या होता है। एक बार फिर से आप समझ लें, प्ररोह का मतलब होता है कि पहली बात तो पादप का वायवीय भाग, देखिए ये अंडरग्राउंड एरिया है, अंडरग्राउंड मींस ये जमीन के अंदर है, इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और ऊपर जो होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको प्ररोह तंत्र कहते हैं, इसे हम मूल तंत्र कहते हैं। तो प्ररोह तंत्र में क्या आता है, एक पर्व और पर्व संधियों से युक्त तना आता है, जिसके अंदर पर्व संधियों से क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, है ना। इन्हीं के ऊपर यहाँ पर आप पत्तियों को देखते हैं, इन्हीं के ऊपर आप इस तरह से पत्तियों को देखते हैं, इसी के ऊपर आप यहाँ पर कोई एक फ्लावर देखते हैं, पुष्प देखते हैं। तो प्ररोह का मतलब क्या होता है, जिसमें पर्व संधि हो और जिसमें पर्व हो। ठीक है, पर्व और पर्व संधियां हो, उस संरचना को कहा जाता है प्ररोह। क्लियर है? अब बात क्या है, पुष्प के रेफरेंस में कहा गया कि इट इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट मतलब कि एक कोई सिंपल सा इंसान है, साधारण सा इंसान है, ठीक है, आपको उसको मॉडल बनाना है, तो मॉडल भी एक इंसान ही होता है। अंतर क्या है दोनों में? एक साधारण सा इंसान, सरल सा इंसान, बिल्कुल, जिसका जो बहुत ही सिंपल तरीके से रहता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है बिल्कुल एकदम सरल सा है, उसका चलने का तरीका एकदम सरल सा है, उसका पहनने ओढ़ने का तरीका सरल सा है। तो उसको आपने कहा ये एक सामान्य सा इंसान बेचारा, है ना। और एक मॉडल है, मॉडल मींस जिसके अंदर एक वे ऑफ टॉकिंग है, जिसमें एक चलने का एक पर्टिकुलर तरीका है, जिसका बॉडी लैंग्वेज आप कहते हैं उसकी थोड़ी सी एडवांस है ना। तो सारी चीजें उसमें एडवांस है, मतलब आपने एक सिंपल से इंसान को मॉडिफाइड किया है, आपने उसको रूपांतरित कर दिया है, देन उसको आपने मॉडल कह दिया। सिर्फ वही बात है कि प्ररोह से ही पुष्प का विकास हुआ है। देखिए, आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए थे कि पुष्प का निर्माण कैसे होता है। पुष्प का निर्माण जब होता है मींस जब पादप अपनी कायिक अवस्था से लैंगिक अवस्था में प्रवेश करता है, तो उस दौरान पत्तियों का निर्माण रुक जाता है, और जो पत्तियों की जो पुष्प जो पर्ण कलिकाएं हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, पुष्प कलिकाओं में मॉडिफाई हो जाती हैं। और जो बाह्यदलपुंज, दलपुंज, ये सब जो बनते हैं, ये सब एक प्रकार के पत्तियों के ही मॉडिफाइड रूप होते हैं, रूपांतरित रूप होते हैं, जिन्हें पुष्प पत्र कहा जाता है। तो अब इस प्लांट में देख रहे हैं पर्व पर्व संधियां हैं, लेकिन इनके बीच में गैप है, एक डिस्टेंस पर है ये पर्व और पर्व संधियां। अब एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर मैं इन सब पर्व संधियों को, इन पर्व को
क्या कर दूं, खत्म कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम देखेंगे स्थिति कुछ इस तरह से बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी। मैंने सारे पर्व खत्म कर दिए, लेकिन सारी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज सारी हैं, ब्रांचेज कहीं नहीं गई हैं, लेकिन मैंने केवल पर्व को हटा दिया। तो पर्व को हटा के क्या हो गया, सारी पर्व संधियां और पर्व सहमत हो गए, डेंस कंडेंस हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए, ठीक है। और इसी कंडेंस या यूं कह सकते हैं सहमत स्थान से ही देखो प्ररोह के सारे भाग निकल रहे हैं, शाखाएं निकल रही हैं, हम कह सकते हैं पर्ण निकल रही हैं। तो वही बात आप यहाँ देख पा रहे हैं इस बात के अंदर कि हम कैसे कह सकते हैं कि पुष्प रूपांतरित प्ररोह होता है। आप बात को समझें। पुष्प वृंत के शीर्ष पर्व व पर्व संधियां अत्यंत सहत रूप में रहते हैं। तो मैं आपको पुष्प का एक लीनियर डायग्राम बना के बता देता हूं कि कैसे सहत होते हैं। तो देखिए, ये मैंने बना दिया पुष्प वृंत, बात आ गई पुष्प वृंत की। ये आपका पुष्प वृंत का शीर्ष, लीजिए आपका पुष्प वृंत का शीर्ष। अब पुष्प वृंत का शीर्ष सारी पर्व संधियां और पर्व क्या हो गए, सहत हो गए। इसलिए देखिए यहां से तो निकल गया, इसी के जस्ट ऊपर से निकल गया ये जायाम, इसके जस्ट ऊपर से क्या निकल गया, ये लीजिए जायाम निकल गया, ठीक है। इसके यहीं से निकल गया कौन, पुंकेसर निकल गया। यहीं से कौन निकल गया, देखिए बाह्यदल निकल गया। यहीं से ये दलकुंज निकल गया। समझ रहे हैं आप बात को। एक ही जगह पर पर्व, और मानो ऐसा लगता है जैसे पर्व और पर्व संधियां एक ही जगह सहत हो गए हैं। ओके, सो ये एक्सप्लेनेशन था आपके इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है हमारे आरबीएससी में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, समझाइए कैसे। तो आपको बस इतनी सी शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बीजाणु पर्णधारी प्ररोह। पुष्प एक बीजाणु पर्णधारी प्ररोह है। इसका मतलब क्या है, पर्व संधियों से बंध्य व उर्वर उपांगों के रूप में पुष्प पत्र उपस्थित होते हैं। आपके सामने है, देख लीजिए। मैंने कहा था ये पर्व और पर्व संधियां एक जगह पर सहत हो गई, सारी एक जगह इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये आपका कैलिक्स है, ये आपका कोरोला है, ओके, ये आपका एंड्रोसियम है, ये आपका गाइनोसियम है। मैंने आपको इनके नाम पहले बता दिए हैं। ये बाह्यदल है, ये दल है, ये उमंग है, ये जायांग है। देखो सारे भाग हैं, आप जानते हो इनमें से ये दोनों भाग जो होते हैं ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं, मतलब डायरेक्ट लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते, इसलिए इन्हें ये कैसी प्रकृति के होते हैं, बंध्य होते हैं। बंध्य इट मींस स्टेराइल होते हैं। जबकि ये वाले भाग जो हैं ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, उर्वर होते हैं, फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो बीजाणु पर्ण, अब बात क्या आती है, ये जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम है, इनमें से ये बंध्य पुष्प पत्र हैं। ये कैसे पुष्प पत्र हैं, ये बंध्य पुष्प पत्र हैं, जबकि ये उर्वर पुष्प पत्र हैं, उर्वर पुष्प पत्र हैं। ओके, तो बीजाणु पर्ण का मतलब ऐसी संरचनाएं जो बीजाणुओं को धारण किए रहती हैं। अब हम जानते हैं दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर होते हैं और एक मेगास्पोर होते हैं। एक लघु बीजाणु होते हैं, एक गुरु बीजाणु होते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में, देखेंगे नेक्स्ट। लघु बीजाणु किसमें पाए जाते हैं, उमंग में पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु किसमें पाए जाते हैं, गाइनोसियम में पाए जाते हैं। सो इजीली बात है, प्ररोह तो है ही। प्ररोह तो इसलिए है क्योंकि इसके पास में पर्व और पर्व संधियां हैं और जिनके ऊपर क्या है, बंध्य और उर्वर उपांग उपस्थित हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पुष्प आकार की दृष्टि से पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है एवं एक बीजाणु पर्णधारी प्ररोह होता है। ओके, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। सो नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। अब हम इस पे बात करेंगे। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सो मेल गैमेटोफाइट को समझने से पहले हमको जाना होगा पुष्प के नर जननांग के अंदर। तो आपको पता है पुष्प का नर जननांग क्या हुआ? उमंग, ठीक, जिसको इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। उमंग के अंदर आएगा पुंकेसर मींस स्टेमन, एंड पुंकेसर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो हम देखेंगे। पुंकेसर, अब सबसे पहले अपन देखते हैं पुंकेसर को। पुंकेसर स्टेमन, पुंकेसर क्या है? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि पुंकेसर को ही हम लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। इसे ही लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण मीन्स माइक्रो स्पोरोफिल, लघु बीजाणुपर्ण, इसे ही लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। ये आपकी माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक। अब कैसी स्ट्रक्चर है, क्या होता है इसमें, हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल। सो आप देखते हैं कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, आपको दिख रहा है। इसका जो ये एक फिलामेंट लाइक जो स्ट्रक्चर है, तंतुनुमा संरचना है, इसको हम कुतंतु कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। और इस फिलामेंट का जो शीर्ष है, जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग को हम परागकोश या एंथर कहते हैं। ओके, इस एंथर के अंदर प्रायः दो पालियां होती हैं। आप देख पा रहे हैं, एक प्रारूपिक जो परागकोश होता है उसमें दो पालियां होती हैं, एक ये लोब है और एक ये लोब है। तो मैंने यहां लिख दिया प्रायः परागकोश में दो पाली मीन्स लोब्स। ओके, दो पाली होती, दो पाली। अच्छा, दो पाली को हम एक वन वर्ड में कहें तो हम इसको बाइलोब कह सकते हैं, बाइलोब, और वी कैन से द्विपालिक। इसको बाइलोब या द्विपालिक होती हैं। ये दोनों पालियां आपस में एक बंध्य ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे योजी या कनेक्टिव कहते हैं।
जिसे क्या कहते हैं, योजी या कनेक्टिव। आप पढ़ते हैं योजी वर्ड, उसे योजी या कनेक्टिव कहते हैं। सो योजी कहाँ होगा, ये यहाँ इस जगह पर मैं लिख सकता हूँ, ये है योजी, या जिसे हम कह सकते हैं कनेक्टिव। इट इज अ स्टेराइल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है एक टाइप का स्टेराइल टिश्यू, ये फिलामेंट है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है। उनके से की स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं। अब यहां पर एक बात और पढ़ते हैं लोग, मैंने कहा प्रायः परागकोश में जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, ज्यादातर आवर्तबीजी पादपों के अंदर परागकोश कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बट यहां मैं एक नोट लिखता हूं, यहां एक नोट लिखता हूं। नोट क्या है कि मालवेसी फैमिली है, मालवेसी आप जानते हैं, जिसके अंदर भिंडी कुल भी कहते हैं इसे, है ना, इसे गुड़हल कुल भी कहते हैं। मालवेसी कुल के पौधों में परागकोश एक पालित होता है। ओके, सो इसके एग्जांपल भी आप देख लेंगे। इसके एग्जांपल भी जैसे गुड़हल है ना, आपका कपास है ना, आपका और भिंडी है। गुड़हल और भिंडी को आप याद रखें, एक तो गुड़हल है, एक भिंडी है। ये मालवेसी कुल के प्लांट हैं जिनके अंदर परागकोश कैसा होता है, एक पालित होता है। तो यहां से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि उस कुल का नाम लिखिए जिसमें एक पालित परागकोश पाया जाता है। सो आपका कुल का नाम क्या होगा, मालवेसी कुल, जिसके अंदर एक पालित परागकोश पाया जाता है। अब देखिए, अगर कोई परागकोश द्विपालित है, जैसा कि आपके सामने है, अगर वो द्विपालित है तो उस द्विपालित परागकोश के अंदर प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होंगे। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होंगे। ये देखिए आपके सामने कितने कोष्ठ हो गए, 4। एक पाली में 2 तो 2 पाली में 4। और इन कोष्ठों को कहा जाता है परागपुट, या जिन्हें हम कह सकते हैं पॉलन सैक। परागपुट, सैक से नाम याद आ गया, परागधानी। ये पॉलन सैक है, परागपुट है, जिनके अंदर परागकण पाए जाते हैं। इसके अंदर परागकण एक टेट्राड की फॉर्म में, एक चतुष्क की फॉर्म में, इस तरह से परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये संरचना आपकी हो गई किसकी, पुंकेसर की। तो पुंकेसर के अंदर ये बातें, क्या क्या बातें मैंने आपको बताई, वो आपको एक बार अच्छे से देखनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या क्वेश्चन बनता है, संरचना में 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, भूतंतु। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, कितने पालित होता है, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये सारी ओवरऑल बातें आपके सामने हैं। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है परागकोश की संरचना। हाउ टू डेवलप एंथर, कैसे परागकोश का विकास होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ से आपका जो एक 1 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एंथर होता है वो किस टाइप का होता है, और उसका आंसर है यू स्पोरेंजिएट। डेवलपमेंट ऑफ एंथर यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यू स्पोरेंजिएट प्रकार के परिवर्धन से आप क्या समझते हैं। सो यहाँ लिख सकता हूं यू स्पोरेंजिएट परिवर्धन, डेवलपमेंट। ये पूछा जा सकता है कि यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन किसे कहते हैं। तो पहली बात तो आपको समझना होगा, एक से अधिक प्रबसु कोशिका,
आर्कीस्पोरियल सेल से निर्मित कौन होता है? परागकोश। समझना बात को, आवर्तबीजी पादपों में परागकोश का परिवर्धन एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होता है और इस प्रकार के परिवर्धन या विकास को हम यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन कहते हैं। अब इस बात को, ये लाइन मैंने आपके लिए लिखी है और इसको यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। आप सबसे पहले ये डायग्राम देख रहे हैं, ए डायग्राम, मतलब पुष्प अपरिपक्व अवस्था में है, उसमें विकास की क्रिया जारी है। सबसे पहले डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है एक तरुण या अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट है, टीएस ऑफ यंग और इमैच्योर एंथर। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बीच में जो आपको कोशिकाओं का एक समूह दिख रहा है वो विभज्योतकी कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल है। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल चारों तरफ से एक सिंगल लेयर आवरण से घिरी हुई है और उसे कहते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस। तो ये विभज्योतकी कोशिकाएं एपिडर्मिस से घिरी हुई होती हैं अपरिपक्व प्रकार के परागकोश में। जैसे ही इसमें विभेदन होता है तो मैंने यहां पर लिख दिया विभेदन, डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन होता है। उस डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो अपरिपक्व परागकोश की संरचना थी वो अंडाकार संरचना या गोलाकार संरचना के रूप में थी, जो विभेदित होकर इस प्रकार से एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, एक टेट्रागोनल देख सकते हो आप, एक ये दिख रहा है आपको उभार, एक ये दिख रहा है उभार, एक तीसरा, ये चौथा, ये चार, सो टेट्रागोनल एक फॉर्म में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो विभेदित हो जाता है टेट्रागोनल फॉर्म के अंदर। ओके, विभेदन के अंदर जो बीच में कोशिकाओं का जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं या विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह था वो आपस में इकट्ठा होकर सबसे पहले यहां पर संवहन ऊतक का निर्माण होता है, वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। सबसे पहले जो बीच में कोशिकाओं का समूह था उसने सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक का निर्माण किया। आप जानते हैं संवहन ऊतक वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन इनका काम करता है। इसके बाद में देखो ये कौन है, सबसे बाहर वाली परत जिसको मैंने इस ऑरेंज येलो कलर से जो शो कर रखा है, ये क्या है? ये है हमारी एपिडर्मिस, जिसे आप क्या कहते हैं? अधिचर्म। ये अधिचर्म, ठीक है। अधिचर्म के नीचे जो कोशिका होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। ओके, हाइपोडर्मिस को कहते हैं अधस त्वचा। हाइपोडर्मिस, देखना इस विभेदन में क्या होता है, जो अधिचर्म के नीचे उपस्थित हाइपोडर्मिस की कोई एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। ये देखो अपने साइज में वृद्धि करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है और अन्य कोशिकाओं से अलग दिखाई देने लगती है। तो देखिए आपको बाकी सारी कोशिकाएं जो दिखाई दे रही हैं उन्हीं में से ये हाइपोडर्मिस सेल है और हाइपोडर्मल सेल अपने आकार में वृद्धि करके इन सब में अलग से ही आपको दिखाई दे रही है। और इन कोशिकाओं को अब नाम दे दिया जाता है प्रपसु कोशिका। इस कोशिका को कहते हैं प्रपसु कोशिका। ध्यान दीजिए, इसका नाम है प्रपसु कोशिका या इंग्लिश में कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ये आपके आर्कीस्पोरियल सेल है। ओके, क्लियर है? आपको कई बुक में प्रसूतक कोशिका भी नाम पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है ये एक प्रपसु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर
स्पोरियल सेल दिखाई दे रही हैं। देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि परागकोश का जो निर्माण हो रहा है, परागकोश का जो परिवर्धन हो रहा है वो 4 आर्की स्पोरियल कोशिकाओं से हो रहा है और इसीलिए इस प्रकार के विकास या परिवर्धन को हम यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन कहते हैं। सो दिमाग में आप इस बात को सेटल कर लेना कि इस प्रकार का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन कहलाता है। सो मैंने यहाँ पर आपको 2 बातें बताई हैं। पहली बात ये कि सबसे पहले इसके अंदर संवहन ऊतक का निर्माण होता है। हाइपोडर्मल सेल जो होती है वो हाइपोडर्मल सेल अपने साइज में विकास करती है, विकास करके प्रपस्सु कोशिका में बदल जाती है। और अब क्या होगा आप आगे देखिए, ये आपकी प्रपस्सु कोशिका है, ये प्रपस्सु कोशिका है, ठीक है। इस प्रपस्सु कोशिका के अंदर एक विभाजन होता है जिसे हम परिणत विभाजन कहते हैं। सो मैं यहाँ पर 2 वर्ड लिख रहा हूं, यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूं, यहाँ देखिए आप एक शब्द लिखा मैंने परिणत, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन मतलब पेरिक्लाइनल डिवीजन। देखो परिणत विभाजन का मतलब होता है अगर किसी कोशिका में विभाजन उसकी सतह के साथ होता है, जैसे आपके पास में ये कोई कोशिका है और अगर ये कोशिका उसकी सतह को लेकर ऐसा डिवीजन किया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, परिणत विभाजन या परनत विभाजन कहते हैं। दूसरा विभाजन होता है जिसे अपनत विभाजन कहते हैं और इस अपनत विभाजन में जो कोशिका है वो कोशिका में ऐसे ऊर्ध्वाधर या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है तो इसे अपनत विभाजन कहते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर कोशिका थी उस कोशिका के अंदर, जो यहाँ पर कोशिका थी प्रपस्सु कोशिका, उस प्रपस्सु कोशिका के अंदर एक परनत विभाजन होता है और परनत विभाजन से ये कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, देखिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ की जो हाइपोडर्मल सेल थी उसके अंदर भी परिणत विभाजन हुआ और ये 2 कोशिकाओं में बदल गई, ठीक है जी। और नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें भी ये देखो यहाँ पर भी विभाजन हुआ और ये 2 कोशिकाएं बदल गई। परिणत विभाजन का मतलब इस तरह से सतह के साथ में विभाजन जो होता है उसको हम परिणत विभाजन कहते हैं। अब इसके साथ में भी चारों आप प्रपस्सु कोशिकाओं के अंदर देख रहे हैं कि इनमें डिवीजन हुआ है और डिवीजन से इनके अंदर 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। एक कोशिका जो है वो कोशिका भित्ति की ओर कोशिका है, मतलब सॉरी, ये जो एक कोशिका जो है वो कहाँ है, अधिचरण की ओर है। ये आपके सामने अधिचरण है, अधिचरण की ओर है और एक अंदर की तरफ कोशिका है, यहाँ पर ये टिश्यू है इसकी तरफ। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से इसमें परिवर्धन हो रहा है, ओके। तो ये जो बाहर वाली कोशिका है, जो कि कोशिका जो कि अधिचरण की तरफ है, एपिडर्मिस की तरफ है, इसको कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसे कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, शॉर्ट में कहते हैं PPC, प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो अंदर की तरफ जो कोशिका होती है उस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, या जिसे हम कह सकते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, शॉर्ट में कहेंगे PSC। सो यहाँ पर ये 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं इसके अंदर परिणत विभाजन से। जो प्रपस्सु कोशिका में पहला परिणत विभाजन होता है
इस परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है। जो बाहर की तरफ कोशिका बनती है, बाहर का सेंस आप समझ रहे होंगे कि अधिचरण की ओर की बात कर रहा हूं मैं, और जो अंदर की तरफ जो कोशिका बनती है उसको हम क्या कहते हैं, PSC कहते हैं। सो आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। और अंदर की तरफ यहाँ जो दिख रहा है ये आपका क्या है, संवहन ऊतक है, ये हमारा संवहन ऊतक है। तो मैंने एक तरफ की कोशिका को दर्शाया है, लेकिन आप जानते हैं कि ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, इसलिए 1 2 3 4 ये चारों कोशिकाएं जो हैं वो समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मतलब बाहर वाली कोशिका प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, ये भी प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, ये भी प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, ये भी प्राथमिक द्वितीय कोशिका है। सो आप समझें इस बात को, ये डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं आपको, परागकोश का डेवलपमेंट, कैसे परागकोश का डेवलपमेंट होता है। अब देखना समझना, जो बाहर वाली कोशिका है जिसका नाम क्या है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका से ही परागकोश की भित्तियों का निर्माण होगा। ठीक है, अगर आप सामान्य तौर पर परागकोश की भित्तियों के बारे में बात करते हैं तो बाहर से देखें आप तो आपको 4 भित्तियां नजर आती हैं, जिसमें आप सबसे बाहर अधिचरण को मानते हैं, उसके अंदर एंडोथीसियम है ना, उसके अंदर आप मध्य परत को देखते हैं, उसके अंदर आप टैपिटम को देखते हैं। लेकिन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप अधिचरण को तो सबसे पहले से ही देख रहे हैं, अधिचरण का निर्माण पहले ही हो चुका है ना। अब इस प्राथमिक द्वितीय कोशिका से अन्य जो 3 परतें हैं उन 3 परतों का निर्माण होगा, या ये समझें कि प्राथमिक द्वितीय कोशिका से परागकोश की भित्तियों का निर्माण होता है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणुजन कोशिकाएं बनती हैं, और ये बीजाणुजन कोशिकाएं ही आगे जाकर, ये बीजाणुजन कोशिकाएं आगे जाकर MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल के नाम से जानी जाती हैं, और इन्हीं से आगे जाके परागकणों या माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। सो ये जो हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था, इसका थ्योरेटिकल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये परागकोश का डेवलपमेंट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि आवर्तनिकी पादपों में परागकोश का डेवलपमेंट या परिवर्तन किस प्रकार का पाया जाता है, आप कहेंगे यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब एक से अधिक आर्कीस्पोरियल सेल या प्रपस्व कोशिकाओं द्वारा परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को यूस्पोरेंजिएट परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर मैंने A, B और C ये 3 आपको डायग्राम दिखा रखे हैं, जिनके अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट या परिवर्तन होता है वो आपके सामने दे रखा है। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।